भारतीयों का टैलेंट जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है और हमारा ये वीडियो देखा आपने, सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के बोलते हैं, उनको बोलने नहीं आता है, हकलाने लगते हैं, गला सूखता है, डर लगता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन असली खबर आप लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। इस वीडियो का क्या मतलब है और प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा क्यों करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में भाषण क्यों देते हैं, और विदेश मंत्री जो दावोस का जो बिजनेस समिट को जो भाषण दे रहे थे उसका क्या लक्ष्य होता है, यह सबसे बड़ी खबर है। दरअसल हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बड़े शातिर और होशियार हैं। कैसे, मैं बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री का टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया और वो बोल नहीं पाए। ये बात तो सच है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जो बात है वो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बात यह है कि अब तक जो भारत के प्रधानमंत्री होते थे वो जब विदेश दौरा करते थे तो इसलिए करते थे कि अमेरिका को प्रभावित करेंगे, हमारा जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, जो द्विपक्षीय संबंध है वो मजबूत होगा। लेकिन अमेरिका के प्रधानमंत्री को प्रभावित करने की कोशिश होती थी, इंटरनेशनल लीडरशिप को प्रभावित करने की कोशिश होती थी कि भैया हम बहुत समझदार टैलेंटेड प्रधानमंत्री हैं, मुझे दुनिया की अर्थव्यवस्था की समझ है, इकोनॉमिक क्राइसिस की समझ है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ है। तो ये सब वो शो करते थे। लेकिन मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य पता है क्या होता है कि भारत में जो उनके भक्त हैं, भारत में जो उनको समर्थक हैं, उनको कैसे समझाया जाए। अच्छा, मान लीजिए कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है और मैं प्रधानमंत्री बन गया और मुझे न्यू मैनहट्टन में भाषण देना है, तो मैं अंग्रेजी में दे सकता हूं, लिखवाऊंगा टेलीप्रॉम्प्टर पर और पढ़ूंगा। प्रधानमंत्री के लिए हजारों हजार की संख्या में बड़े लोग होते हैं, एडवाइजर होते हैं, आईएफएस होते हैं, आईएएस होते हैं, दुनिया भर के पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, किसी की भी सेवा वो ले सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई वाजपेयी से। वाजपेयी गए यूनाइटेड नेशन, इंदिरा गांधी ने भेजा और उन्होंने वहां हिंदी में भाषण दिया। भाषण हिंदी में देने का क्या लक्ष्य था? यूनाइटेड नेशन में जो लोग बैठे हुए थे वो तो समझते कौन सी भाषा, वो तो इंग्लिश में सब समझते हैं, ट्रांसलेटर लगा होता है, या आप हिंदी में भी बोल रहे हैं तो वहां ट्रांसलेटर लगा होता है। उनका लक्ष्य था कि हम भारत को बताएं कि हम कितने अच्छे वक्ता हैं, और उसके बाद उसको हिंदी से जोड़ दिया गया। तो सब कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में पहला हिंदी बोलने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, उनको लाभ मिला। उसी के बाद वो भारत के सबसे बेस्ट नेता हो गए। कई लोगों ने तो कहानी फैला दी कि वो दर्जनों भाषा के जानकार थे, जबकि वाजपेयी सिर्फ हिंदी जानते थे, अंग्रेजी भी उतनी अच्छी नहीं थी जैसी मेरी सिर्फ हिंदी अच्छी है। हिंदी भी अच्छी नहीं मेरी, तो मैं तो बिहार का हूं, तो मेरा जो मेरा वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो अच्छी है। इसमें कोई अपराध नहीं है, किसी भी आदमी को कोई भाषा ना आए तो कोई अपराध नहीं है, अंग्रेजी नहीं आए तो अपराध नहीं है। अपराध है उसकी नीयत क्या है उस आदमी की। तो प्रधानमंत्री की जो नीयत है वो ठीक नहीं है। वो इसमें जो इस समिट में जो वो बात कर रहे थे, वो बात वहां के लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं करते। भारत फेल क्यों हो रहा है, भारत आर्थिक निवेश में क्यों फेल हो रहा है, भारत बायलैटरल रिलेशनशिप में क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि अमेरिका से हमें हीरा हींग धनिया मिले ना मिले, दुनिया के देश प्रभावित हो ना हो, हमारे जो समर्थक भारत में है वो प्रभावित होने चाहिए। और यहाँ के मीडिया को काम पर लगा दिया जाता है, क्योंकि मोदी जी सबसे होशियार नेता, उनको पता है कि अमेरिका से उनको वोट नहीं लेना है, दुनिया के दूसरे देशों से वोट नहीं लेना है, वोट देना है उनको भारत के लोगों को। और उनको देश की तरक्की से मतलब नहीं है, भारत का दुनिया में डंका बजे उससे दिक्कत नहीं है, उनकी कुर्सी बची रहे, बस उनको इससे दिक्कत है, ये चाहते हैं वो। तो प्रधानमंत्री, आप देखिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होती है, उसका वीडियो लीक नहीं होता क्योंकि उनका कच्चा चिट्ठा आ जाएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, उनका कच्चा चिट्ठा आ जाएगा, सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे कि भैया कितना विदेशी निवेश आया, जीडीपी की क्या हालत है, विदेश नीति पर आपकी तो हार हो रही है, चीन आपसे अलग हो गया, पाकिस्तान अलग है, नेपाल तक आपको आंख दिखा रहा है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे आपकी क्या स्थिति है, आपकी रेटिंग घट गई है, आपकी जीडीपी गिर रही है, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हर मामले में फिसड्डी है, लेकिन एक मामले में अव्वल है। वो भाषण हिंदी में इसलिए देते हैं टेलीप्रॉम्प्टर पर कि उनका जो भारत में समर्थक है वो कहे कि ये है 56 इंच, ये हमने शेर पाला है। भले उसका फायदा हो कि नहीं। पहले के जो प्रधानमंत्री थे जब वो विदेश जाते थे तो वो सोचते थे कि मैं विदेशी नेताओं को प्रभावित करूं, उस देश को प्रभावित करूं और वहां से अपना काम निकालूं, सामरिक हथियार लूं, इन्वेस्टमेंट लूं, दुनिया में हमारा डंका बजे। लेकिन मोदी जी की जो पूरी प्लानिंग है कि उनका भारत में डंका बजता रहे, भारत का चाहे बेड़ा गर्क हो जाए। तो इसमें भी यही हुआ है। उन्होंने बढ़िया बढ़िया भाषण लिखवाया था कि हम बोलेंगे और वो हिंदी में बोलेंगे ताकि भारत वाले लोग देखें, और इसलिए टेलीकास्ट किया जाता है। मीडिया को कह दिया जाता है कि आज मोदी जी बोलने वाले हैं, टेलीकास्ट कीजिए। चाहे कोरोना पर हो, कोई भी चीज हो, मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाया था मन की बात के पर कि प्रधानमंत्री का एक सूत्री कार्यक्रम है भाषण, और भाषण से राशन नहीं मिलता है भाई साहब, भाषण से सिर्फ वोट मिलता है, और प्रधानमंत्री को सिर्फ वोट चाहिए आपका। वो किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि भारत में जो उनके समर्थक हैं उनके नजरों में उनकी छवि खराब ना हो। अब इस वीडियो से उनको लीक वीडियो से कोई नुकसान नहीं है। क्यों जानते हैं? ये लीक वीडियो जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर चलेगा, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। अब उनके जो समर्थक है, जो भक्त है, वो ग्रामीण इलाकों में है, गांव में है। SC ST OBC के जो उनके समर्थक है वो गांव में है, इसलिए उन्होंने हर घर में टीवी पहुंचा दिया है। अब टीवी पर ये वीडियो चल जाए तो प्रधानमंत्री का एक दिन में नकाब उतर जाए, उनकी पोल खुल जाए, लेकिन ये टीवी पर चलेगा नहीं। अब जैसे ही वो भाषण देते हैं हिंदी में तो पूरा देश सुनता है और लोगों को लगता है कि वाह क्या नेता चुना है हमने, क्या शानदार भाषण दे रहा है। लेकिन मुझे इस वीडियो में दुख एक बात का है कि किसी प्रधानमंत्री को इतना भी गला नहीं सूखना चाहिए कि वो 2 शब्द न बोल पाए। देखिए कैसे जैसे ही टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ उनका रिएक्शन देखिए। बंद होने के बाद एकदम बेचैन हो गए, कान में लीड डाला, और जैसे ही वो कह रहे हैं फिर से अपने से जो खुद से बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो हिंदी में भी नहीं बोल पाए। सुन रहा हो, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद देखिए वो कैसे हकलाने लगते हैं, देखिए सुनिए। हम भारतीयों का टैलेंट जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है, और हमारा फिर वो दूसरा शब्द जब बोलना होता है तो हकलाने लगते हैं। मैं दावा के साथ कहता हूं उन तमाम, मैं जानता हूं वो कौन लोग थे जो राबड़ी देवी को गाली देते हैं, वो कौन लोग थे जो कहते थे कि राबड़ी देवी अंगूठा छाप है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि राबड़ी देवी को माइक पकड़ा दीजिए, उसको विषय बता दीजिए, वो भी इतना नहीं हकलाएंगे जितना प्रधानमंत्री हकलाए हैं। वो कौन लोग हैं जो कहते थे मायावती कॉपी पेस्ट कॉपी पर लिखा हुआ देख के पढ़ती हैं। वो इसलिए लिखा हुआ देख के पढ़ती है कि कल इस देश का जातिवादी मनुवादी मीडिया उस पर सवाल ना उठाए, इसलिए वो लिखा हुआ पढ़ती है कि एक एक शब्द जो लिख के लाई हूं, नाप तोल के लाई हूं, वही बोलूंगी। क्योंकि बहुत सारे अफवाह फैलाए गए, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार, ये नारा बीएसपी का नहीं था, ये नारा उनके मुंह में डाला गया, मीडिया ने फैलाया। लेकिन सोचिए क्या गुजरा होगा कम से कम सोशल मीडिया में उनके भक्तों पर, जिनको लगता था कि मोदी जी 56 इंच वाले हैं, मोदी जी हर मामलों के प्रकांड ज्ञानी हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री के पास लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे हजारों एडवाइजर होते हैं, अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो लिख के देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस वीडियो से यह साबित होता है कि प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर पर अंग्रेजी भी बोल सकते थे, लिखवा के वो फ्रेंच भी बोल सकते हैं, स्पेनिश भी बोल सकते हैं, वो हिंदी क्यों बोलते हैं? वो हिंदी इसलिए बोलते हैं ताकि उनके जो भारत में समर्थक है उनको लगे कि वाह, हमारे प्रधानमंत्री की वाक्य शैली देखो, वाक्य पटुता देखो, क्या शानदार भाषण दे रहे हैं, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है चुनाव, चुनाव, चुनाव।
वोट वोट वोट। न तो इनको विदेश नीति से कोई लेना देना है, न वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर कुछ लेना देना है, न किसी देश के बायलैटरल रिलेशनशिप से लेना देना है। ये अमेरिका जाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, हिंदी में जाके बोलते हैं ताकि भारत में डंका बजे। और अमेरिका में पूरे भारतीयों को, कल मुझे रात के 12 बजे कामनी खरे एक महिला है, जो लोग लॉस एंजलिस में रहते हैं वो जानते होंगे उनको, भारत मूल की है, सवर्ण महिला है, भारतीय मूल की है, सवर्ण महिला है, लॉस एंजलिस में रहती है, कामनी खरे नाम है उनका, भारत के कानपुर शहर की रहने वाली। उन्होंने मुझे बताया कि शंभू जी, प्रधानमंत्री जब भारत आते हैं तो अमेरिका आते हैं तो सारी सवर्ण और गुजराती लोग अपना पैसा खर्च करके, और नहीं तो उनको पैसा दिया जाता है और इवेंट मैनेजमेंट किया जाता है। सच्चाई तो यह है कि इंटरनेशनल फोरम पर भारत की साख को बट्टा लगा है, चाहे वो द्विपक्षीय बातचीत हो, चीन घुसपैठ कर रहा है। हम जो सोचिए, नेहरू ने नैम कंट्री दिया था, नैन एलाइड मूवमेंट, जो नैम कंट्री के देश थे। सोचिए किस तरह से मिडिल ईस्ट के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, जितने मुस्लिम कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री है, उनके साथ भारत के इतने बढ़िया रिश्ते थे। सोचिए एक इजराइल के लिए हमने पूरे मुस्लिम कंट्री से नफरत पाल ली। इजराइल और फिलिस्तीन के मामले पर भारत हमेशा यासार अराफात के साथ रहा। जो भी, मैं तो इंटरनेशनल मामलों का जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं पढ़ता लिखता आ रहा हूं, जो मैं सुनता आ रहा हूं रेहान फजल से लेकर और तमाम लोगों को, आज तक किसी ने भी फिलिस्तीन और इजराइल के मामले पर भारत ने हमेशा फलस्तीन का साथ दिया, क्योंकि इजराइल गलत था, है और रहेगा। और नतीजा यह था कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा के पूरा इस्लामिक कंट्री, यहां तक कि ईरान, इराक, तेहरान, ये सब भारत के साथ बने रहे। उसके बाद हमारे साथ कभी अमेरिका ईमानदार नहीं रहा, तो रूस हमारे साथ बना रहा। साउथ ईस्ट एशिया में बुद्ध की वजह से बर्मा, म्यांमार, ताइवान, थाईलैंड, ये सब भारत के करीबी दोस्त थे। चीन के वजह से जापान हमारा करीबी दोस्त था। लेकिन आज क्या हो गया? आज आपके साथ नेपाल तक नहीं है। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन देश था, नेपाल नहीं है, बर्मा नहीं है, भूटान नहीं है। हमारी विदेश नीति फेल हो गई है। हमने पूरे मिडिल ईस्ट को दुश्मन बना लिया है। साउथ ईस्ट एशिया में हमारे लोग हमसे कट गए, जो बुद्धिस्ट कंट्री थे। अफ्रीका से हमारे इतने अच्छे संबंध थे जब तक नेल्सन मंडेला रहे, यासार अराफात, नेल्सन मंडेला, ये सब सुपर नेता थे, इनकी एक पूरी टीम थी। तो बहुत विस्तार से हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री का एक सूत्रीय कार्यक्रम है भारत के लोगों को मूर्ख बनाना, उनको सिर्फ जुमला देना ताकि वो इसमें फंसे रहे। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, सामाजिक स्थिति खराब हो रही है। भारत का बायलेट, सोचिए, चीन घुसपैठ करके बैठा हुआ है। पाकिस्तान अपनी होशियारी दिखा रहा है, वो चीन को भी मैनेज कर रहा है, वो जापान को भी मैनेज कर रहा है, वो नेपाल को भी मैनेज कर रहा है। हम एक नेपाल मैनेज नहीं कर पाए, जहां हमारा रिश्ता इतना अच्छा था कि न वीजा न पासपोर्ट, आराम से आना जाना होता था। मैं फिर कह रहा हूं, इंटरनेशनल फोरम पर जो प्रधानमंत्री बोलने की कोशिश करते हैं, उसमें भी उनका उद्देश्य होता है कि भारत के लोगों को कैसे प्रभावित किया जाए। वो जो विदेश नीति तय करते हैं, जो विदेशी नेताओं का दौरा तय करते हैं, वो भी चुनाव से जुड़ा होता है। ओबामा को बुलाते हैं चुनाव के समय ताकि हमारा यहां फर्क पड़े। पुतिन कितने घंटे के लिए आया भारत, किसी को पता चला? वो भी चुनाव का जब समय होता है। तो प्रधानमंत्री जी सारा काम चुनाव को नजर में रख के करते हैं, नफा नुकसान सिर्फ चुनाव के बाद। जैसे पहले सोचिए, कोई सरकार ऐसी आई थी आज तक जो सारा शिलान्यास चुनाव, 5 साल से उनकी सरकार है, 7 साल से केंद्र में सरकार है, यूपी में सब जगह शिलान्यास कर रहे हैं। अरे उद्घाटन करते हैं भाई साहब, 5 साल के काम का लास्ट 5 साल में उद्घाटन करते हैं। ये 5 साल के काम का नहीं किए और अब शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन इस पर कोई टीवी अखबार वाला बोलेगा नहीं, क्योंकि वो इनका समर्थक है और उसकी वजह है जाति और धर्म। मैं बार बार आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। बराक ओबामा का भारत दौरा था, वो आगरा जाने वाले थे ताजमहल देखने। दुनिया की तमाम मीडिया फॉलो करती है जब इस तरह के कोई वर्ल्ड टूर होता है, जो कोई विदेश के नेता जाते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों ने पता है क्या खबर बनाई? भारत की मीडिया मोदी जी की जय, मोदी जी की जय,
ओबामा में तू मैं होता है, प्रधानमंत्री और ओबामा में तू मैं होता है, प्यार की नगरी देखने आ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर बनाई, कहीं मजदूर हाथ से सड़क साफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह है भारत की कंडीशन, आज भी मजदूरों को हाथ से सड़क साफ करना होता है। मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया का मतलब होता है बारीक नजर, क्या गलत हो रहा है उसको दिखाना। लेकिन भारत की मीडिया सिर्फ महिमा मंडन में लगी है। प्रधानमंत्री का टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ना अपराध नहीं है, टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाने पर हकलाना अपराध है, चुप हो जाना अपराध है। क्या मतलब, उनको एक शब्द की समझ नहीं थी, वो एक शब्द खुद से नहीं बोल सकते हैं, लगता तो यही है। जो शब्द निकला है उनके मुंह से वो देखिए। हम भारतीयों का टैलेंट जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है और हमारा, मैं फिर कह रहा हूं, पर दुनिया में किसी को भी हर चीज की जानकारी नहीं हो सकती है, लेकिन हर फटे में टांग अड़ाना यह अपराध है। प्रधानमंत्री का जो ये भाषण जितना हिंदी में आप देखते हैं ना, अमेरिका में, जापान में, चीन में, एक बार बताइए, मैं अमेरिका जाऊं और मैं दुकान में जाऊं शॉपिंग करने, तो मैं हिंदी बोलूंगा कि इंग्लिश बोलूंगा? प्रधानमंत्री का जो भी दौरा होता है, चाहे वो विदेश दौरा हो, जो भी मीटिंग हो, वो सिर्फ ये ध्यान में रखा जाता है कि इससे भारत में उनको राजनीतिक फायदा होगा कि नहीं, भारत का भले बेड़ा गर्क हो जाए। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। उनके जो समर्थक हैं उनको समझाने के लिए किया जाता है कि आपके प्रधानमंत्री धारा प्रवाह बोलते हैं, हर विषय के जानकार हैं। कभी कहते हैं आईएएस पाइपलाइन में घुसता है, इधर आके निकलता है। कभी कहते हैं सेना से ज्यादा बिजनेसमैन रिस्क लेता है, मतलब तमाम तरह की चीजें। लेकिन राहुल गांधी का एक बयान भी आज बाहर, उन्होंने कहा था टेलीप्रॉम्प्टर रोक दो, बंद कर दो, प्रधानमंत्री की बोली नहीं निकलेगी। कुछ भी नहीं आता है उनको। मुझे लगता है ये भी गलत है। 7 साल हो गए प्रधानमंत्री रहते हुए, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 साल। इतना दिन में तो कोई भी सीख जाएगा, कम आईक्यू लेवल का आदमी भी कुछ ना कुछ सीख जाएगा। तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री को अब काम करना चाहिए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए। वोट के लिए तो पार्टी है, चुनाव के समय कर लीजिए, लेकिन देश पहले है, देश की जनता पहले है। आप प्रधानमंत्री रहेंगे, रिटायर होंगे, कोई और आएगा, लेकिन जो तमाम इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, जो पॉलिसियां हैं, उस पर तो कायम रहिए सर। क्या छवि बनी हमारी, क्या सोच रहे होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री, ऐसा तो है नहीं कि आप अंग्रेजी में बोल रहे थे कि टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया तो अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, फ्रेंच में बोल रहे थे कि टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया तो फ्रेंच नहीं आता है प्रधानमंत्री को, स्पेनिश में नहीं बोल रहे थे कि स्पेनिश आता है। अरे आप तो हिंदी भाषी हैं, भारत माता के सबसे ज्यादा जय बोलते हैं, गुजरात के लोग अच्छी हिंदी बोलते हैं, न तो गुजराती में ही कुछ बोल देते केम छो। जिस तरह से प्रधानमंत्री हकलाए हैं, इसका मतलब है कि उनकी की पूरी तैयारी सिर्फ भाषण के लिए होती है, और वो भी टेलीप्रॉम्प्टर देख के। क्या इस वीडियो के बाद ये सवाल उठता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की राजनीतिक समझ हो सकती है, सामाजिक समझ हो सकती है, आर्थिक समझ शून्य है, हो भी सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम उनकी बोलने की क्षमता की भी इस वीडियो से पोल खुल रही है कि वो धारा प्रवाह बोलने के लिए जाने जाते हैं। क्या बोलना था, भारत के अर्थव्यवस्था को लेकर ही तो बोल रहे थे। तो इसी को लेकर दिलीप मंडल के कुछ पोस्ट हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण चल सकता है, शासन नहीं। कल ये पूरे देश को समझ में आ गया। दिलीप मंडल ने कुछ वाजिब सवाल उठाए। मैं बार बार कहता हूं कि भारत का सबसे बारीक, सबसे सूक्ष्म और खबर पकड़ने वाला अगर कोई पत्रकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ दिलीप मंडल है। क्या आप लोगों को मेरी बातों से आप लोग सहमत है या असहमत है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन मैं दिलीप मंडल के कुछ पोस्ट चाहता हूं कि आपको पढ़ के सुनाऊं, और मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल तो आने वाले 4 दिन गोदी मीडिया टेलीप्रॉम्प्टर के पीछे छिपी हुई बड़ी साजिश का पर्दाफाश करेगा। लिख लो, भारत की 140 करोड़ जनता को आज पता चल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। विनोद कापरी, खालिस्तानी लिंक टू दिस कंस्पिरेसी, मुझे तो बड़ी साजिश लगती है रणविजय सिंह। और ये देखिए 51 साल बाद WEF को मिला विश्व गुरु, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं इसको। और सोचिए तो किस तरह से ये चीजें चल रही हैं। और ये देखिए लिखा हुआ पढ़ने में कोई समस्या नहीं है।
समस्या ये दिखाने में है कि मुझे सब आता है, मैं महाबली हूं। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, देखिए ये वो राहुल गांधी का वीडियो है। मैं टेलीप्रॉम्प्टर की कड़ी निंदा करता हूं। ये आज हुआ लिखा हुआ पढ़ने में जोखिम होता ही है। मशीन है, बिगड़ गई, इमेज बनाई है इनको सब आता है। ऐसे में आदमी टेक्नोलॉजी पर भरोसा न करे तो क्या करे, बोले तो बोले क्या। तो ये तमाम वीडियो दिखा रहा था मैं आपको, और दिलीप मंडल ने बड़ा तंज किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग क्या मेरी बातों से सहमत है या असहमत है? मैं प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहा हूं, देश की नहीं। ये देश किसी प्रधानमंत्री से बड़ा है। मैं प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी की आलोचना कर रहा हूं, मोदी जी के गुण और दोष पर चर्चा कर रहा हूं, भारत की आलोचना नहीं कर रहा हूं। समझना पड़ेगा आपको। इसी तरह का एक कांग्रेसियों का जब दौर था तो इंडिया इज इंदिरा और इंडिया इज इंदिरा कर दिया था। इसी तरह से आजकल मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी हो गया है। मैं फिर कह रहा हूं, मोदी की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपका बच्चा आपके घर में है तो आपके बच्चा की आलोचना आपके घर की आलोचना नहीं है। वो बच्चा आपके घर का एक हिस्सा है, पूरा घर नहीं है। और इसलिए तो किसी ने, मुझे नहीं पता ये कबीर साहब का है या कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।